बोलते हैं पुतंतु और ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं परागकोश। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कोई डिफिनेशन कि पुंकेसर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पुष्प में पाए जाने वाली वह संरचना जो नर भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके अंतर्गत परागकोश और पुतंतु आते हैं, तो ऐसी संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश और पुतंतु आता है। पुतंतु का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, पुतंतु सिर्फ इस परागकोश को अपने स्थान पे स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि उसको टिकाए रखता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक, अब परागकोश के हम अनुप्रस्थ काट की संरचना का अध्ययन करेंगे कि परागकोश के अंतर्गत क्या है। तो परागकोश के अंतर्गत की वाली संरचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये परागकोश है, परागकोश द्विपाली संरचना होती है, यानी कि ये हो गई ऊपर की पहली पाली, नीचे हो गई दूसरी पाली। तो पूछ सकते हैं परागकोश की पाली कितनी, तो परागकोश द्विपालित संरचना होती है। अब उसके अनुप्रस्थ काट की संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी कि परागकोश को क्या करें, काट के और ऐसे करके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या संरचना होती है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाए। तो इसको मिटा देता हूं मैं और दिखाता हूं हम संरचना क्या होती है परागकोश की। तो जब परागकोश को काटा गया तो इसकी संरचना कुछ ऐसे पाई गई, इसके अंदर ऐसी संरचना पाई गई। ठीक है, तो ये संरचना पाई गई। तो हम जब परागकोश को काटे हैं तो हम कहते हैं परागकोश द्विपाली संरचना होती है। कैसे देख सकते हैं, इधर की एक पाली, अगर मैं 20 से इसको ऐसे दिखाऊं ऐसे डैश लाइन से करके, तो दिखाते हैं ये लाइन बताता है कि परागकोश द्विपाली है। इधर की एक पाली और उधर की, जब मैं काटा हूं परागकोश ऐसे थे काटा हूं और काट के फिर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो वही संरचना का डायग्राम मैं इस प्लेन पे समतल में बनाया। तो इधर की हो गई पहली पाली और इधर की हो गई दूसरी पाली, फर्स्ट रो सेकंड रो। ठीक है, परागकोश द्विपाली संरचना होती है। इसके अंतर्गत एक कोष्ठ आते हैं, यानी एक पाली में एक कोष्ठ दो कोष्ठ, तो एक पाली में एक और दो कोष्ठ आते हैं, तो दो पाली में कुल कितने कोष्ठ आएंगे, चार कोष्ठ। तो यानी कि परागकोश द्विपाली चतुर्कोष्ठी संरचना होती है। इसके अंतर्गत द्विपाली तथा चतुर्कोष्ठी संरचना आती है। अब हम दिखाते हैं इसके अंतर्गत संरचना क्या आती है। तो इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे इसको मैं ऐसे डॉट डॉट करके पहले दिखा रहा हूँ। ये जो डॉट डॉट में करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु ऊतक। परागकोश में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं लघु बीजाणु ऊतक। इसी के अंतर्गत एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ये गोला संरचना जो है इसके अंतर्गत पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ये बन गया और इधर भी बना रहा हूं। तो सबसे पहले जो डॉट डॉट करके मैं दिखाया स्ट्रक्चर, ये जो डॉट 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 है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लघु बीजाणु ऊतक। इंग्लिश में बोले तो माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, ये हो गया लघु बीजाणु ऊतक। और इसके अंदर जो ये गोला संरचनाएं दिखा रही है, तो चतुर्कोष्ठ हो गया, चारों कोष्ठ, एक कोष्ठ दो कोष्ठ तीन कोष्ठ चार कोष्ठ, और उसमें लघु बीजाणु ऊतक जिसके अंतर्गत ये पाया जा रहा है, इस संरचना को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी की इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। बहुत सारे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एक होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंतर्गत ठसाठस ऐसे भरे होते हैं, ऐसा वर्ड यूज किया गया ठसाठस, एनसीईआरटी में यूज किया गया है। तो इसके अंतर्गत ऐसे ठसाठस संरचनाएं भरी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु। तो यानी कि लघु बीजाणु ऊतक में पाया गया लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत पाया गया लघु बीजाणु, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्पोर। और देखते हैं, तो परागकोश द्विपालित चतुर्कोशीय संरचना होती है। इसके अंतर्गत आते हैं लघु बीजाणु ऊतक, लघु बीजाणु ऊतक के अंतर्गत आते हैं लघु बीजाणुधानी, जिसके अंतर्गत उसके अंतर्गत अर्थात कि उसके अंदर आते हैं क्या, लघु बीजाणु
ऊतक के अंतर्गत आते हैं हमारे लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर आते हैं हमारे लघु बीजाणु, यहाँ पे मैं लिखा हूं माइक्रोस्पोर। तो अब एक लघु बीजाणु जो होता है, इसी से हमारे नलिगुमक परागकण की संरचना का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणु आगे विकसित होता है तो वो विकसित होके लघु बीजाणु से परागकण में बदल जाता है। तो एक को मैं उठाता हूं और मैं ऐसे दिखाऊं कि वो विकसित हो चुका है। अब उसका नाम जब ये लघु बीजाणु आगे विकसित होगा, यानी खाएगा पिएगा बढ़ेगा, तो यही बन जाएगा परागकण। इसको बोलेंगे परागकण, इंग्लिश में बोलने लगेंगे पॉलन ग्रेन। तो इसकी संरचना का अब हम अध्ययन करते हैं, परागकण की संरचना। यानी कि इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसे होती है, यानी कि हम परागकण की पहले संरचना का अध्ययन न करते हुए लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो है इनकी पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, ये जो है आखिर इनकी स्कोपिक लेवल पे जाएंगे, छोटी सूक्ष्म स्तर पे, तो एग्जाम में आता है लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो मैं अब उसे करने जा रहा हूँ, इसे जिसे छापना है छाप सकता है, और मैं हट जाता हूँ साइड से। चुप रहो, चुप रहो। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना, इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना परागकोश द्विपालित संरचना होती है, उसके अंतर्गत चतुर्कोशीय संरचना आती है। चतुर्कोष्ठों में लघु बीजाणु ऊतक पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु पाए जाते हैं जो विकसित होते हैं और आगे बनाते हैं परागकण। तो लघु बीजाणुधानी कैसी होती है उसकी संरचना को मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसे आप एक काट लीजिए कर्व। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जैसे चित्र बना रहा हूं वैसे ही आप ही बनाएं, मैं टॉपिक का नाम डालना भूल गया, मैं लिख देता हूं लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना। तो अब मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर। मैं नहीं कह रहा हूं कि जैसा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तू कॉपी वैसे ही बनाएगा। ये कोशिकी स्तर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन जो इसका नाम आता है अपने मन से नाम नहीं लिखना है, नाम मैं बता देता हूँ क्या क्या सबका नाम होगा, लेकिन ऐसे आड़ा टेढ़ा सबका बना देना है नाम। ये हो गया। ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की ओर जो संरचना होती है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे अभी लिखेंगे, पहले हिंदी। उसकी और अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, अंतः त्वचा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी लिखेंगे। उसके अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य परत। उसके अंतर्गत आप आएंगे तो आपको मिलेगा टेपिटम। और सबसे अंदर पाएंगे तो आप ऐसे ऐसे कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं। इस संरचनाओं को बोलते हैं पराग मातृक कोशिका। ठीक है, अब सबका मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश नेम याद करना बहुत ही जरूरी होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आता है। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। जो अंतस्थ त्वचा है उसको बोलते हैं इंडोथीशियम। मध्य परत को बोलते हैं मिडिल लेयर और टेपिटम को टेपिटम ही बोलते हैं। ठीक है, और पराग मात्र कोशिकाओं को पीएमसी या पॉलन मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी भी बोलते हैं। तो ये संरचना आती है हमारी लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत। तो लघु बीजाणुधानी को अगर हम अनुप्रस्थ काट में अगर आप कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि लघु बीजाणुधानी को अनुप्रस्थ काट में काटने पर इसकी संरचना लगभग गोलाकार प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत
निम्न परतें जिसको बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा आती हैं, ये परागकण को सुरक्षा यानी कि लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर इसके अंतर्गत मध्य परत आती है, ये भी सुरक्षा प्रदान करने में तीनों बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, मध्य परत जिसको बोलते हैं तीनों हमारी लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अंतर्गत एक टेपिटम स्तर आता है, इसका क्या कार्य भी बता रहा हूं। उसके अंतर्गत पराग मात्र कोशिकाएं आती हैं, पराग मात्र कोशिकाओं से परागकण का निर्माण होता है विभाजन के द्वारा। तो अब क्या करता है टेपिटम का मुख्य काम, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेपिटम का क्या कार्य है। टेपिटम ये विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि टेपिटम का कार्य क्या हुआ, सबसे पहले बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा और मध्य परत, इसका जो मुख्यतः कार्य होता है बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, मध्य परत, इसकी जो कार्य होती है ये लघु बीजाणुधानी को और परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि इसके अंतर्गत टेपिटम जो स्तर होता है वो उसका कार्य क्या होता है, विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत आते हैं पराग मात्र कोशिकाएं, इन्हीं से आगे जाके हमारा परागकण बनता है। यानी कि पराग मात्र कोशिकाएं क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु, वो विकसित नहीं होंगे लेकिन थोड़ा जब विकसित हो जाएंगे तो उन्हीं को बोलने लगे हम परागकण। तो परागकण को पोषण चाहिए, पोषण देने के लिए ये कोशिकाएं होती है टेपिटम की, और यही होती है उत्तक स्तर। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग छाप लीजिए, एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। और आज तक का क्लास यही रखते हैं, फिर आगे का लेक्चर हम देंगे, तब तक के लिए गुड बाय।